हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समझाने जा रहा हूं, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो देखिए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें यह बताया जाएगा कि केमिस्ट्री के अंदर आप कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट पढ़ने जाएंगे। जैसे कि मान लो आपको मोलर फ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा इनमें, जो कि आपके आगे जो फ्यूचर जो चैप्टर्स हैं, जो कि आगे फर्दर जो चैप्टर्स हैं उनमें बहुत काम आएंगे। तो इसमें बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बेस बनेंगे आपके अगले चैप्टर्स के लिए। जैसे अगला चैप्टर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इसका काफी यूज है। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी इसका काफी यूज है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। अभी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है इस दुनिया के अंदर, कि हम केमिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं। कभी आपने सोचा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट रखा क्यों है, क्यों रखा गया है, किस लिए, तो हम वो पढ़ेंगे। और भाई उसके बाद जब हमने केमिस्ट्री में जान लिया कि भाई केमिस्ट्री क्यों है, उसके बाद हमें पढ़ेंगे कि भाई उसके बाद जो मैटर्स है, मतलब हमारे जो आसपास है, जो आप नाइन्थ में पढ़ के आए मैटर, वो उनके क्लासिफिकेशन किस किस तरीके के। ठीक है, तो देखिए पहले हम जानते हैं साइंस क्या होती है। देखिए, केमिस्ट्री को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा साइंस क्या है। तो साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है साइंशिया, मतलब कि वहां से लिया गया था। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टर्म के बारे में हमें पहले उसकी सिस्टमाइज नॉलेज बनाना। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले उसको हमें ऑब्जर्व करना है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। जब ये सब कुछ हो जाए तब उसके बाद उसको लिखना है, रीजनिंग, ताकि दूसरों को पता चले कि हाँ भाई ये क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने मान लो कॉपर डिस्कवर किया, अब मैंने पहले उसको ऑब्जर्व किया, भाई ये है कौन सा मेटल। मैंने जब ऑब्जर्व किया मेरे को लगा भाई ये मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। फिर मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे को प्योरली शो हो गया भाई इसकी केमिकल रिएक्शंस भी मेरे को बता रही कि ये मेटल है। फिर मैंने इसका रीजनिंग दिया कि भाई ये मेटल क्यों है, कि मैंने एक्सपेरिमेंट पता करके ये मेरे को पता चला कि ये चीज है। फिर मैंने और दिमाग लगाकर इसका नाम रख दिया, जिसके कारण इसको हम कहते हैं साइंस। मतलब कि साइंस क्या होती है, एक ऐसी नॉलेज होती है किसी भी टर्म के बारे में जिसको ऑब्जर्व कर एक्सपेरिमेंट कर फिर लास्ट में उसकी रीजनिंग देकर उसको हम बोलते हैं साइंस। ओके मेरे बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है इस दुनिया के अंदर। देखिए, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत है, आप जानते नहीं साइंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स ना हो तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं रन करा सकते। अगर हमें एक कार को रन कराना है तो वो भी नहीं हो सकता। अगर हमें एक रॉकेट को स्पेस क्राफ्ट में भेजकर वहां स्पेस में भेजना है तो वो भी नहीं हो सकता। उसी तरह केमिस्ट्री का भी अपना एक रोल है। अगर हमें मेडिसिन बनानी तो हमें केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो कितना अमाउंट में कितने मोल्स डालने हैं उसके, उस ग्राम लीटर से जितना भी है जो भी हम पढ़ेंगे वो हमें पता चलेगा भाई हमें कितना डालना है एक ड्रग को बनाने के। मेडिसिन एक ड्रग से बनती है तो हमें जानना होगा कहीं उस ड्रग्स का जो मोल फ्रैक्शन ज्यादा ना हो जाए, उस ड्रग्स की जो मोलैरिटी वो ज्यादा ना हो जाए, है ना। तो ये केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है। आप ध्यान से समझिए केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कितना मजेदार सब्जेक्ट है। आइए देख लें। तो केमिस्ट्री सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रांच है साइंस की। मतलब कि ये डेवलप होती आई है। मतलब आज भी देखेंगे तो हमारे लगभग 118 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हुए हैं। लेकिन ऐसा अभी सुनने में आया है कि जो दो अदर एलिमेंट्स हैं वो भी डिस्कवर्ड हुए हैं, लेकिन अभी उनका नाम नहीं दिया गया। लेकिन देख सकते हो कि अब डेवलप हुई है ब्रांच। मतलब कि ये जब से इस डिस्कवर हुआ है इसका, ये डेवलप होती आई है ब्रांच। ऐसा नहीं है कि कभी रुक गई थी, ऐसा नहीं हुआ, ये हमेशा से डेवलप होती आई हुई है। जैसे हम अपने आयुर्वेदिक में जाए तो हमें पता चलेगा वहां पे भी कितनी सारी केमिस्ट्री को, कितने सारे प्लांट्स की केमिस्ट्री को यूज किया जाता है। समझ में। अब जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो इस पे डिपेंड करती है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री पर जो दूसरी ब्रांचेस है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। बायोलॉजी में केमिस्ट्री ना हो तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं वो तो केमिस्ट्री से ही बनते हैं, मतलब केमिस्ट्री के केमिकल्स की नॉलेज से ही तो बनते हैं। फिजिक्स में इतना ज्यादा यूज नहीं है केमिस्ट्री का, ज्यादा से ज्यादा आप उसको हीट एनर्जी में लेके जा सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम दूसरी ब्रांचेस को स्टडी कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हम दूसरी ब्रांचेस नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उसका रोल बहुत है। बायोलॉजी में रोल है, एग्रीकल्चर में रोल है, क्योंकि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जो कि केमिकल्स की नॉलेज के बिना नहीं बन सकते। ठीक है, इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग मेडिसिन जो है, केमिकल जो इंजीनियरिंग होती है उसमें भी काफी ज्यादा, एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है काफी ज्यादा।
तो एक्चुअली साइंस की 3 ब्रांचेस नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लगभग 13 to 15 ब्रांचेस हैं। ओके, अब जो मॉडर्न केमिस्ट्री मतलब जो हमारी केमिस्ट्री जो आज के समय में चल रही है, उसने हमें काफी सारी नई नई चीजें दी है, जैसे प्लास्टिक फ्यूल्स दिए, हमें मेटल अलॉयज दिए हैं, फर्टिलाइजर्स दिए हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स दिए हैं, ड्रग्स दिए हैं, एनर्जी रिसोर्सेज दिए हैं, और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए हैं, जैसे सिस्प्लैटिन, टैक्सोल, एजिडोथर्माइडिन ड्रग हो गया, जो कि एड्स विक्टिम्स के लिए कैंसर की दवाई है, कैंसर के लिए ड्रग्स बनाई गई, आप जानते हैं सिस्प्लैटिन बनी हुई है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्यों? क्योंकि जिसने इसको बनाया है उसने उसके पास केमिस्ट्री की नॉलेज है, जिसने इस चीज को डेवलप किया। मतलब कि केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि आप उससे कितनी सारी चीजें बना सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ सेव कर सकती है। जैसे आप जानते हैं कि एड्स की जो बीमारी के लिए ड्रग्स नहीं बनी हुई थी, लेकिन जब से ये जो ड्रग निकली, तो इसके कारण एड्स के जो रिसोर्सेज मतलब कि एड्स के लिए जो रिसोर्स नहीं था वो बन चुका है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से। देख सकते हैं केमिस्ट्री कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कितना मजेदार सब्जेक्ट है। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए ये जो फेमस केमिस्ट है, जैसे जॉन डाल्टन जी, अल्फ्रेड नोबेल जी, एंटोनी लवैशर जी, ये बहुत ज्यादा फेमस केमिस्ट है। इन्होंने अपनी बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है केमिस्ट्री को डेवलप करने का। जैसे जॉन डाल्टन जी ने सबसे पहले कहा था कि भाई एटम सबसे ज्यादा छोटी यूनिट होती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया था कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल, जिसको आगे आकर कुछ अलग साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, एटम डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में। ऐसे बहुत सारी चीजें डेवलप हुई। जैसे एंटोनी लवैशर जी ने अपने लॉज प्रोवाइड दिए, अल्फ्रेड नोबेल जी ने भी अपने लॉज प्रोवाइड किए। तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम देखें कि अब जॉन डाल्टन जी ने शुरुआत करी थी, उन्होंने कहा था कि भाई मैटर, उन्होंने जब नाम लिया मैटर, मतलब कि उन्होंने रीजनिंग करी कि भाई मैटर होता क्या है। उन्होंने कहा कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास या तो मास होगा या तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, दोनों में से एक चीज होगी। एक्चुअली ऐसा क्यों है? देखो दोनों डिपेंडेंट है। भाई मास होगा तो ऑक्यूपाई स्पेस जरूर करेगा, और ऑक्यूपाई स्पेस करेगा तो मास होगा। ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो कि जिसके पास मास ना हो या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही हो। अगर आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट भी है तो वो भी उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रही है। अब वाटर ड्रॉपलेट का पार्टिकल नेचर होने के कारण ऐसा हो रहा है। अभी हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकल नेचर। आप सोच सकते हैं कैसे कैसे नए वर्ड्स आ रहे हैं कि पार्टिकल नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत मजा आएगा आगे के चैप्टर्स पे। आइए देखिए, जैसे हम जाने भाई एक मैटर जो है सबसे ज्यादा छोटी यूनिट से बनता है, जो कि जॉन डाल्टन जी ने कहा था एटम। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, मतलब एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखिए तो मैटर जो है सबसे ज्यादा छोटे छोटे प्राणी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स नहीं एटम्स, क्योंकि एटम्स को मिलाकर ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स को मिलाकर ही कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स को मिलाकर ही एक मैटर बनता है। समझ में आपको? अब आइए देखिए कि कितने तरह की मैटर की स्टेट्स होती है। देखिए अगर आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या आप सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमें 3 ही स्टेट्स पढ़नी है। सर आप बोलोगे 3 स्टेट्स, और भी कुछ स्टेट्स होती है? हाँ 5 स्टेट्स होती है। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। सर ये तो हमें पता है, आप दूसरी बताइए। 2 जो होती है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो प्लाज्मा तो हम हर रोज देखते हैं जिंदगी। सर कहां पे देखते हैं? टीवी के अंदर होती है। आप वेल्डिंग दुकान में जाते हैं तो वो वेल्डर जो करता है, वेल्डिंग करता है, वो भी प्लाज्मा ही है। लेकिन सर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये भी डिस्कवर नहीं हुआ है, डिस्कवर हो गया है लेकिन अर्थ पे नहीं पाया जाता। ये बाहर मून पे देखा गया था एक बार ऐसा मटेरियल। तो इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी है, बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक है, ठीक है। तो वो इसलिए हटा दिया गया सिलेबस से। अब आइए देखिए 3 स्टेट्स है मैटर की, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए पहली स्टेट सॉलिड। सॉलिड ऐसा पार्टिकल है, ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोजली ईच अदर अट्रैक्ट हुए होते हैं। समझा? मतलब कि मैं एक इधर से उधर घूम नहीं सकते। सपोज करो कि जैसे आप इधर एक प्लेस पे खड़े हो, एक जगह पे खड़े हो और आपके दोनों तरफ बॉडी गार्ड लगे हुए हैं, मतलब कि आप वहां से हिल नहीं सकते। इसी तरह कि एक पार्टिकल के साथ कई सारे पार्टिकल चिपके हुए हैं, बहुत ही क्लोजली चिपके हुए हैं। क्यों चिपके? क्योंकि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ध्यान से समझना, 2 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 कंपाउंड्स, कुछ भी लो, 2 एटम्स के बीच के जो स्पेस को हम
स्पेस के बीच जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, समझ में। और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, मतलब जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस, समझ में आया, ठीक है। मतलब कि एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा टाइटली चिपके होते हैं कि उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वे इधर उधर मूवमेंट कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज की, दिखते कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सर ये होती कैसे। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज तो अभी हम अगली वीडियो में देखेंगे, अभी हम जान लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि सॉलिड आप जानते हैं कि उनका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल आप एक वुड ले आए, कितने सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ऐसा है नहीं कि आप उसको स्ट्रेच करके उसका साइज बड़ा कर। अब कोई बोले, कोई बहुत तेज है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, वो बोले सर रबर बैंड, बेटे वो इलास्टिसिटी में हम पढ़ेंगे। रबर बैंड सॉलिड है लेकिन उसका मटेरियल अलग होता है, समझ में। वो सॉलिड है वो, लेकिन उसका मटेरियल अलग होता है। रेजर, सर अब कोई और दे बोले सर इरेजर, बेटा वो मटेरियल अलग होते हैं वो सॉलिड है, लेकिन उनके वो जो सॉलिड होते हैं वो कमजोर सॉलिड होते हैं, वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। और नेचुरली जो जनरली हम सॉलिड कैसे देखते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत देखते हैं ना, ठीक है। लिक्विड की बात करते हैं जो कि सेकंड टाइप है मैटर का। देखिए तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर होते हैं, जिनके पास उनके जो क्या कहते हैं उनके पास फ्रीडम होती है इधर उधर घूमने की, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, कि जैसे सॉलिड के पास तो है ही नहीं, लेकिन यहां पर क्या होती है, फ्रीडम होती है उनके पास। जैसे यहां लिखा हुआ इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड व्हेन वी हैव डिजाइन आइडियाज वी शो देम टू यू राइट हियर, ठीक है। मतलब कि काम यह है कि उनका जो डिजाइन होता है, उनके डिजाइन का जो आइडिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है सॉलिड से। क्या मतलब सर, देखो उनके डिजाइन का जो आइडिया होता है वो क्या होता है। जैसे देखो लिक्विड सर कैसे हो जाता है कि लिक्विड तो हमने जाना कि उसके थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन हम लिक्विड को जो हम जमीन पे फेंकते हैं वो फैल जाता है। वही उनकी जो पार्टिकल्स का डिजाइन आइडिया होता है वो बहुत ही अलग होता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि आप वो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं। एक्चुअली उसमें हेक्साडेसिमल तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं दूसरे के साथ अटैच होते हैं, समझ में। तो वो जो लिक्विड होता है जिसके कारण उसका वॉल्यूम डिफाइंड होता है, शेप डिफाइंड नहीं होता इसी कारण। और पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं जिसके कारण शेप कहां से डिफाइंड हो सकता है। मान लो आपने एक चेन ली, चेन में अगर चेन को तोड़ दोगे तो भाई वो दूर दूर हो गए, तो भाई क्या आप उस चेन को खींच पाओगे। मान लो एक बंदे को आपने चेन से बांध रखा और चेन को बीच में से काट दिया, क्या आप वो बंदा भाग जाएगा ना, हाँ। लेकिन सर मैंने उसको बांधा नहीं है, तो वो चेन भी नहीं भाग पाएगी आगे की ओर, ना वो बंदा भाग पाए। मतलब कहने का क्या मतलब है कि भाई वाटर लिक्विड क्या है, लिक्विड क्या है, वो चेन, टूटी हुई चेन है, ठीक है, जिससे वो भाग सकता है। लेकिन सॉलिड क्या है, वो टूटी चेन नहीं है, जुड़ी हुई चेन है, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, समझ में आया। गैसेस की बात करें तो गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर मैं 1 लीटर की बोतल के अंदर अगर गैस भर दूं और उसी को मैं अपनी सीएनजी वाली कार के सिलेंडर में भर दूं तो उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। माना कि देखो सर आप बोलोगे फिर भैया सर हम कि 1 किलो गैस ही भरा लिया करते, 1 लीटर गैस, 1 किलो गैस, 1 लीटर गैस, सर ये यूनिट होती है, 1 किलोग्राम लीटर, सब ये क्यों भरा लेते। मेरे बच्चे ये ध्यान रखो कि भाई गैस माना कि उस पूरे कमरे की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती, लेकिन डेंसिटी तो कम हो जाती है, डेंसिटी तो कम हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई देखो 1 लीटर की गैस में डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप उसी गैस को एक कमरे के अंदर भर दोगे तो भाई डेंसिटी कम हो जाएगी, किसी जगह वो नहीं सुनाई देगी, किसी जगह उसका असर कम होगा। मान लो मैंने सिलेंडर की गैस को एक कमरे के अंदर भर दिया तो कमरे में फैल गई, पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि मैं आग लगाऊंगा वो पूरा घर जल जाए, नहीं जलता। क्यों नहीं जलता, मेरे को बताओ क्यों नहीं जलता, क्योंकि भाई डेंसिटी कम हो जाती है, उसका रिएक्शन कम हो जाएगा ना। जहां डेंसिटी ज्यादा होगी मैं जैसे ही आग लगाऊंगा फट जाएगा वो सिलेंडर। मान लो मैं सिलेंडर की नोक को नीचे करके अंदर आग भर दूं, भाई सिलेंडर फट के बाहर आया, क्यों, क्योंकि डेंसिटी उस सिलेंडर के अंदर ज्यादा है, तभी तो आपको आवाज आने दे, आवाज आती है ना जैसे आप सिलेंडर की नोक को नीचे करो। तो यही है गैसेस का फंडा। गैसेस का फंडा समझिए कि इसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ये मत समझिए कि भाई उसको हम किसी भी शेप के अंदर ले जाए वो पूरा शेप ऑक्यूपाई कर लेती, ऐसा नहीं है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो गैसेस का माना कि वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता ना, शेप डेफिनेट होता है।
ठीक है, और वो कंटेनर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई इसकी डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी हम क्या, डेंसिटी क्या होती है, एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मास भरा होता है, जितना उसका लीटर भरा होता है, मतलब एक मान लो कि मैंने मान लो एक गिलास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर मैंने मिट्टी भर दी, ठीक है, या फिर मान लो आपने मम्मी ने बोला कि रसना बना दो, तो आपने रसना का पैकेट लेके आए और एक लाया डब्बा, एक ने पैकेट भरा और उसको घोल दिया, एक ने पूरा डब्बा डाल दिया और उसको घोल दिया। अब मेरे को बताओ भाई किसमें ज्यादा होगा। मान लो मैं उसको पर यूनिट वॉल्यूम मान लूं, मान लो मैंने उस गिलास को पर यूनिट वॉल्यूम मान लिया, तो किसमें ज्यादा मास ज्यादा है, उस गिलास में ना जिसमें डब्बा भरा हुआ है। समझ में आया, असर ज्यादा होगा, मतलब कि वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब घुल वहां पे डेंसिटी क्या होगी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा भरा होगा, उसका वजन ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसी तरह से इस चैप्टर का अभी हम यहां पर स्टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि वो सालों साल याद रहे। ठीक है, तो इसी के अंत पर हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नॉलेज प्राप्त हुई हो, कुछ भी आपको हमारी वीडियो में अच्छा दिखा हो, हमारे बोलने का तरीका अच्छा दिखा हो, तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका सपोर्ट चाहिए हमें बस। बाय।